नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आज देश भर में धूमधाम के साथ शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में 44 शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करें। राष्ट्रपति ने कहा कि एक संवेदनशील शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण व शिक्षण से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जब तक मुझे अपने आदरणीय शिक्षकों की याद आती रहती है, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मुझे अपने स्कूल में जाकर अपने वयोवृद्ध शिक्षकों का सम्मान करने तथा उनका आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। आपको बता दें कि भारत के इतिहास में 5 सितंबर की तारीख एक खास महत्व है। दरअसल इस दिन देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था और उन्हीं के सम्मान में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरा मानना है कि हर किसी के व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ में उसके माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा शुरू किया जाता है। हमारी परंपरा में प्रत्येक व्यक्ति को सुयोग्य और प्रत्येक वस्तु को उपयोगी माना गया है। किसी को भी अयोग्य या अनुपयोगी नहीं माना गया है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्या पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। अर्थात ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसके प्रयोग से सार्थक कथन अथवा मंत्र की रचना ना हो सके। मेरा मानना तालिबान से आरएसएस की तुलना कर रहे फिल्म गीतकार और लेखक जावेद अख्तर बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने उन पर हमला बोला और जावेद अख्तर से माफी की मांग की है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि जब तक जावेद अख्तर आरएसएस और वीएचपी की तुलना तालिबान से करने वाले अपने हालिया बयानों के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक उनकी फिल्में देश में नहीं दिखाई जाएंगी। आपको बता दें कि जावेद अख्तर ने कहा था कि तालिबान बर्बर है, उनकी हरकतें निंदनीय हैं, मगर आरएसएस, विहिप और बजरंग दल का समर्थन करने वाले सभी एक जैसे हैं। जावेद अख्तर की ये टिप्पणियां बीजेपी को अच्छी नहीं लगी। बीजेपी नेता राम कदम ने जावेद अख्तर पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर आरएसएस तालिबान की तरह होता तो उन्हें इस तरह के बयान देने की अनुमति भी नहीं होती। उन्होंने कहा कि आरएसएस से जुड़े राजनेता सरकार के मामलों के शीर्ष पर ये नेता राजधर्म का पालन करते हुए देश चला रहे हैं। अगर वे तालिबान की तरह होते तो क्या जावेद अख्तर को ऐसा बयान देने की अनुमति दी जाती? राम कदम ने कहा कि इस टिप्पणी को करने से पहले उन्हें यह सोचना चाहिए था कि एक ही विचारधारा करने वाले लोग अब सरकार चला रहे हैं, राजधर्म को पूरा कर रहे हैं। अगर विचारधारा तालिबानी होती तो क्या वह वे टिप्पणी कर पाते? इससे पता चलता है कि उनके बयान कितने खोखले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। नोएडा के डीएम सुयस एलवाई ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। बता दें कि टोक्यो में देश का नाम रोशन करने पर पीएम मोदी ने और यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि सेवा और खेल का अद्भुत संगम। नोएडा के डीएम सुहास यतिराज ने अपने असाधारण खेल प्रदर्शन की बदौलत हमारे पूरे देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत के दौरान सुहास एलवाई को बधाई देते हुए कहा कि नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने पैरालंपिक में रजत पदक जीता है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अपने प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने पैरालंपिक में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है।
happy and more disappointed in my life at the same time. Most happy because of the silver medal, but most disappointed because I missed the gold medal by a whisker. But as they say, destiny gives what I deserve, so probably I deserve silver medal. So I'm happy for that at least. You were thinking when you got the medal at the podium, there would have been an Indian national anthem there? Yes, that is what you pray, that is what you train, that is what you hope, and that is what you... जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन पर पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा लगातार जारी है। इसकी कमान खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने संभाली हुई है। पहले गिलानी की मौत पर शुक्रवार को पाकिस्तान ने भारतीय राजनीति को तलब किया और आज खुद इमरान खान ने ट्वीट कर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने एक खबर ट्वीट की है। यह खबर गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटे जाने का मामला सामने आने के बाद हुई एफआईआर को लेकर थी। इसके बाद इमरान खान ने लिखा है, कश्मीर के सम्मानजनक और सिद्धांतवादी नेताओं में से एक 92 वर्षीय सैयद अली गिलानी के शव को छीनना और फिर उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करना आरएसएस बीजेपी सरकार के तहत भारत का फांसीवाद की ओर पतन का एक और शर्मनाक उदाहरण है। आपको बता दें कि शनिवार को गिलानी के शव को पाकिस्तानी झंडे में लपेटकर बता दें कि यह मामला सामने आया था, दिखाया गया था। बडगाम पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस वीडियो में सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। वहीं अफगानिस्तान में नई सरकार में प्रमुख पद पाने के लिए बरादर गुट और हक्कानी नेटवर्क के बीच घमासान छिड़ गया है, जिसके चलते तालिबान को सरकार का गठन 3-4 दिन के लिए टालना पड़ा। इसी घमासान को शांत कराने के लिए पाकिस्तान को आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद को काबुल भेजना पड़ा है। उधर दावा किया जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी और खलील हक्कानी के मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब के साथ झड़प भी हुई है। हक्कानी नेटवर्क सरकार से बता दें कि सरकार में बड़ी जिम्मेदारी और रक्षा मंत्री का पद मांग रहा है, जबकि तालिबान इतना कुछ देने को तैयार नहीं है, जिसके चलते तालिबान सरकार का ऐलान नहीं कर सका। वहीं एनआरएफ ने दावा किया है कि काबुल में तालिबान सरगनाओं के बीच फूट इतनी बढ़ गई है कि गोलीबारी तक होने लगी है। एनआरएफ ने दावा किया है कि तालिबानी मुखिया मुल्ला बरादर घायल हैं और उसका इलाज पाकिस्तान में चल रहा है। संगठन के मुताबिक यही वजह है कि अफगानिस्तान में नई सरकार की घोषणा नहीं हो पाई। दूसरी तालिबान नेताओं में आपसी विवाद के बीच पंजशीर की लड़ाई जोरों पर है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से जारी लड़ाई में दोनों पक्षों के 300 से ज्यादा लड़ाके अपनी जान गंवा चुके हैं। इससे पहले तालिबान ने पंजशीर को जीतने का दावा किया था। हालांकि उत्तरी प्रतिरोधी मोर्चे ने तालिबान के दावों का खंडन किया। इस घटना के बाद तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पर सख्त नसीहत दी है। लड़ाके जश्न के लिए हवाई फायरिंग के बजाय खुदा का शुक्रिया अदा करें। तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि रेजिस्टेंस फोर्सेस ने तालिबान के दावों को खारिज कर दिया। साथ ही यह भी दावा किया है कि उन्होंने तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया है। पंजशीर घाटी में विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद ने तालिबान के दावे का खंडन करते हुए कहा कि पाकिस्तान में पंजशीर जीतने की जो खबरें प्रसारित हो रही हैं वे कतई सही नहीं है, सब खबरें फर्जी हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब तालिबान वहां सरकार बनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन पंजशीर पर अब भी उसके खिलाफ जंग जारी है। अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी तालिबान को लगातार चुनौती दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने मानवीय संकट का हवाला देते हुए संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर मदद मांगी है। उन्होंने तालिबान से सुरक्षित अफगानिस्तान के अंतिम गढ़ पंजशीर को बचाने के लिए अपने संसाधनों को तुरंत जुटाने के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र को लिखे पत्र में सालेह ने कहा है कि काबुल और अन्य बड़े शहरों में
तालिबान के कब्जे के बाद पंजशीर पहुंचे। स्थानीय महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और 10,000 आईडीपी सहित लगभग 2,50,000 लोग इन घाटियों के अंदर फंसे हुए हैं और तालिबान से पीड़ित हैं। यदि इस स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो पूरी तरह मानवीय तबाही हो जाएगी, जिसमें भूखमरी, सामूहिक हत्या और नरसंहार देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि तालिबानियों ने पंजशीर तक मानवीय पहुंच को रोक दिया है। यात्रियों से उसका नस्ल पूछते हैं। पंजशीर के सैन्य उम्र के पुरुषों को खदान में काम करवाया जाता है। उसके फोन, बिजली बंद कर देते हैं और दवा की भी अनुमति नहीं देते। लोग कम मात्रा में ही नकदी ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 23 वर्षों में आपातकालीन अस्पताल की शुरुआत के बाद से हमने कभी भी तालिबान को आने से नहीं रोका। तालिबानी अब युद्ध अपराध कर रहे हैं। IHL के लिए उनका कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र और विश्व के विजेताओं से तालिबानों के इस स्पष्ट आपराधिक और आतंकवादी व्यवहार का ध्यान देने का आह्वान करते हैं। आपको बता दें कि पंजशीर में तालिबान और प्रतिरोध बलों के बीच तीखी जंग देखने को मिल रही है। पंजशीर प्रांत में युद्ध के मैदान पर जीत का जश्न मनाने के दौरान कम से कम 17 लोग मारे गए और 41 लोग घायल हो गए। यह इलाका अभी भी तालिबान विरोधी लड़ाकों के नियंत्रण में है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा कब्जा किए जाने के बाद सुपर पावर अमेरिका ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया था। अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के बाद बाइडेन प्रशासन अब अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर सवालों के बीच घिर गया है। अमेरिकी सरकार के आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ी का दावा करते हुए बचाव कार्य में जुटे तमाम समूहों ने कहा है कि 200 नहीं बल्कि हजारों अमेरिकी नागरिक अभी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने एक सूची जारी कर कहा था कि करीब 200 लोग अफगानिस्तान में छूट गए हैं और उन्हें लाने के लिए विशेष विमान भेजा जाएगा। बचाव समूहों के अनुसार बहुत सारे लोग तो वापसी के लिए पंजीकरण ही नहीं करा पाए थे और अमेरिकी दूतावास बंद हो गया। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने वापस लाने वालों में तमाम ग्रीन कार्ड धारकों की तो गिनती नहीं की। सैन डिएगो के एक स्कूल के प्रवक्ता होवार्ड शेन ने बताया कि वह अब कई ऐसे परिवारों को जानते हैं जो वापस नहीं आए। इनमें कई बच्चे और महिलाएं हैं जो तालिबान की बर्बरता के बीच वहां फंसे हुए हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।